हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपशिखा सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल दीपशिखा जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस दिन हम लोगों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरा कवर कर लिया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा पूरा हो गया पॉलिटी का, और मैंने बहुत ही डिटेल से और बहुत ही अच्छे से उसको कवर कराया है। जो लोग ये पहला वीडियो देखेंगे वो इसके पीछे का जो भी पार्ट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उसको अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। आपका एक बार कवर हो जाएगा तो आपको बार बार किसी और सोर्सेज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हम अपना दूसरा टॉपिक पॉलिटी का पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा दूसरा टॉपिक? तो संविधान का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमारे देश का संविधान कैसे बना। सबसे बड़ी बात आती है कि संविधान का निर्माण, तो संविधान के निर्माण के लिए जो भी परिस्थितियां थी, जो भी उसका बैकग्राउंड था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया, कवर कर लिया। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमारे देश का जो संविधान लिखी गई वो कैसे बनी है, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने मिलकर बनाया है, संविधान को लिखा है, सारी ओवरऑल सारी चीजें आज हम देखेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है कि संविधान का निर्माण जो किया गया है, कुछ लोग को समझ में आएगा संविधान क्या है। संविधान हमारी एक पुस्तक है, आप बस इतना समझ लेना कि संविधान एक ऐसी पुस्तक है जिसमें देश में ग्राउंड लेवल पे या कैसे स्थानीय लेवल पे जो शासन चलाने की व्यवस्था तैयार की गई है वही हमारा संविधान है, जिसमें बताया गया है कि कानून का निर्माण कौन करेगा, इसका मतलब देश के लिए कानून व्यवस्था कौन बनाएगा, उसको लागू करने वाली संस्था कौन होगी, और साथ साथ अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कौन सी ऐसी संस्था है जिसको हम पावर देते हैं, शक्तियां देते हैं और वो उसका विवाद को सुलझाएगी। राष्ट्रपति के क्या काम होंगे, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी, संसद का गठन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें किसमें बताई गई हैं, इसी पुस्तक में बताई गई हैं। और ये पुस्तक हमारे देश की शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। तो संविधान का निर्माण, अब बात आती है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने रखा था 1934 में। अब आप देखिए 1934 की बात हो रही है, 1934 में, इसका मतलब अभी देश आजाद नहीं हुआ है, अभी भी हमारे ऊपर किसका शासन है, ब्रिटिश सरकार का अधिकार है हमारे ऊपर। तो हम भारतीय एक ऐसे राष्ट्रवादी आंदोलन नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे एम.एन. राय, वामपंथी नेता थे। इन्होंने एक विचार रखा, सिर्फ एक विचार रखा, इनके दिमाग में आया कि भारत में एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, संविधान होनी चाहिए, लेकिन उस संविधान को लिखने वाले कौन लोग होंगे। तो इन्होंने कहा था एक सभा बना दो आप, उसमें जितने मेंबर होंगे वो संविधान का निर्माण करेंगे। ये बात एम.एन. राय के दिमाग में आई, ये कह सकते हैं उन्होंने एक विचार रखा था अपना, लेकिन उन्होंने कोई मांग नहीं की थी, ब्रिटिश सरकार से जाकर कोई नहीं कहा था कि देश में संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा बनाओ, ये मांग एम.एन. राय ने नहीं रखी थी। उसके बाद एक साल बाद ही, जस्ट 1935 में ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मांग की गई। एक साल बाद ही विचार एम.एन. राय ने रखा। 1935 में जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने 1935 में मांग की भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाए, और संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा वही हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी। ये बात 1935 में कांग्रेस की ओर से मांग गई। लेकिन 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण करने की बात कही। क्या दे, तीसरा पॉइंट, इसको ज्यादा अच्छे ध्यान रखना, अगर एग्जाम में आता है कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने रखी थी, तो एम.एन. राय ने रखी थी। दूसरा आता है कि आधिकारिक रूप से, इसका मतलब ऑफिशियल तरीके से किसने मांग रखी थी, तो आधिकारिक रूप से 1935 में कांग्रेस ने मांग रखी थी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि आधिकारिक रूप से पहली बार कांग्रेस ने 1935 में मांग रखी थी कि देश के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। 1938 की बात आती है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस में एक जवाहरलाल नेहरू जी ने मांग की कि जो भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा उसके लिए जो संविधान सभा बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि संविधान सभा में जो भी मेंबर होंगे आधे तो आप ब्रिटेन के उतार दो, कि कह दिया गया संविधान सभा बनेगी, तो संविधान सभा बनाने के लिए कुछ मेंबर राजाओं को उतार दो, कुछ कहते हैं ब्रिटेन के सदस्य उतार दो, अब भारतीय उसमें रहे ही ना। सब संविधान किस लिए बना रहे हो आप, भारतीयों के लिए। तो पहले उन्होंने कहा कि देखिए संविधान सभा जो बनेगी उसमें मेंबर कौन होगा, वयस्क नागरिक, भारतीय वयस्क नागरिक होंगे, और वो भी चुनाव होगा, जो चुनकर आएंगे संविधान सभा में वही हमारे देश के संविधान का निर्माण करेंगे। तो वयस्क नागरिक, अब बात आती है कि एडल्ट कौन थे, वयस्क नागरिक। उस समय 1938 की बात चल रही है, अभी पूरे देश में आज के जैसे 18 साल के जो भी
जो भी 18 साल प्लस हो गए हैं उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब वो वयस्क नागरिक हो गए। लेकिन क्या 1938 में 18 साल ही थी? ऐसा नहीं था। उस समय गिने चुने लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, जिनके जो टैक्स देते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, जिनके पास पैसा था, जो शिक्षा लिए थे, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। तीनों ने कहा तो वयस्क नागरिक ही होंगे जो संविधान सभा का चुनाव करवाइए और संविधान सभा में जो चुनकर व्यक्ति आएंगे वही देश संविधान का निर्माण हमारे देश का करेंगे। ये मांग रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने कि संविधान सभा जो होगी वो निर्वाचित होगी। इसका मतलब उसका चुनाव किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि संविधान सभा में आप किसी भी व्यक्ति को लाके बैठा दो। तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या गया? चौथा पॉइंट था, ब्रिटिश सरकार ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है। ब्रिटिश सरकार क्या कहती है कि ठीक है, वो मान जाती है और स्वीकार कर लेती है। और क्या कहती है? इसका नाम रखती है 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसको जारी कर देती है। ब्रिटिश सरकार कहती है कि ठीक है, संविधान सभा जो बनाई जाएगी वो निर्वाचित सभा होगी। इसको एक ऑफिशियल तरीके से मान लेती है और उसका नाम क्या जारी करती है? अगस्त प्रस्ताव जारी करती है। शिमला समझौते में किया गया था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत में आता है। भारतीय इससे भी खुश नहीं थे। अब बात आती है 1942 की, तो 1934 वाला हो गया, एम.एन. राय ने मांग रखी। 1935 में कांग्रेस की ओर से मांग रखी गई ऑफिशियल तरीके से। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी। फिर संविधान ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया 2 साल बाद 1940 में और जारी कर दिया अगस्त प्रस्ताव के नाम से। लेकिन भारतीय इससे खुश नहीं थे। बात क्या चल रही है? 1940 की, शिमला समझौता। अब इसको थोड़ा सा समझो। जस्ट 1 मिनट। (1942) में कौन सा आया है? क्रिप्स प्रस्ताव आया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया। भारतीय मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो क्रिप्स प्रस्ताव भारत में क्यों आया था? अब इसके लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे जाते हैं, थोड़ा हम पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं कि उससे पहले वहां पे क्या चल रहा था। आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में आता है। भारतीय इसे खुश नहीं थे। इसमें जो भी बातें रखी गई थी, इसमें से बातें बड़ी बड़ी कही गई थी, लेकिन उसको कब दिया जाएगा, कब इस चीज को माना जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं था, एक टाइम पीरियड नहीं था। तो इससे भारतीय खुश नहीं थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम असफल हो गया। उसके बाद 1937 में देश में चुनाव कराया जाता है, प्रांतों में चुनाव होता है और कांग्रेस कुछ प्रांतों में सरकार का गठन करती है। वो गठन ही करती है 1937 में, तभी विश्व में बहुत बड़ा हो जाता है, जो क्या कहते हैं, घटना घटती है। 1939 में शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है और 1939 से लेकर 1945 तक चलता है विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि पहला कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस जिन प्रांतों में अपनी सरकार का गठन कर रही थी, जीत चुकी थी वो चुनाव में और वो अपनी सरकार का गठन कर रही थी, लेकिन 1939 में वो छोड़ देती है। वो कहती है हमें नहीं बनाना सरकार। अब आती है कि 1939 में आके उसने छोड़ क्यों दिया था? क्योंकि जब ये विश्व युद्ध की घोषणा होती है और ब्रिटेन युद्ध में शामिल हो जाता है, तो बिना भारतीयों से परमिशन लिए, मतलब भारतीयों से पूछा भी नहीं उन्होंने, डायरेक्ट बिना भारतीयों से परमिशन लिए ये कह दिया कि भारतीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहे हैं, वो भी ब्रिटेन की तरफ से। भारतीयों से पूछा भी नहीं, भारतीयों को शामिल भी कर दिया। तो भारतीय से नाराज हो गए। इन्होंने कहा आपने ऐसे कैसे, हमसे कम से कम राय सलाह तो लेनी चाहिए थी, हमसे पूछना चाहिए था कि भारतीय वाकई युद्ध में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। आपने तो डायरेक्ट ही बता दिया कि भारतीय इस युद्ध में शामिल है। उन्होंने कहा हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। तो ब्रिटिश सरकार को लगेगा कि भारतीय आखिर युद्ध में नहीं शामिल होंगे तो क्या किया जाएगा। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं चल रहा था इन लोग की बात में। किसके बीच में? एक ब्रिटिश सरकार के बीच में, ब्रिटिश सरकार और एक तरफ भारतीय थे। भारतीयों के अपने कुछ मांगे थी, ब्रिटिश सरकार उसको देने के लिए तैयार नहीं थी। भारतीयों ने कहा हमें क्या चाहिए? एक संविधान सभा चाहिए जो हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी, वो भी निर्वाचित होनी चाहिए। यहाँ पे पहले उन्होंने मांग ली। अब 1940 में शिमला समझौता होता है और शिमला समझौता असफल हो जाता है। अगस्त प्रस्ताव के नाम से जारी किया जाता है, लेकिन वो समझौता ही क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, वो माना नहीं जाएगा।
ना ही उसको कांग्रेस स्वीकार करती है और ना इसको मुस्लिम लीग स्वीकार करती है। उसके बाद फिर क्या कर दिया जाता है, ब्रिटिश सरकार को लगेगा कि भारतीय तो किसी भी रूप से तैयार ही नहीं हो रहे मानने के लिए कि विश्व युद्ध में हम भारतीय शामिल होंगे ब्रिटेन की तरफ से। और वहां से ब्रिटेन पर दबाव बन रहा था, अमेरिका का, रसिया का, सबका दबाव बन रहा था कि भारतीयों का सहयोग लो। यहाँ सब कुछ गेमिंग चल रहा है, इधर भारतीय अपनी मांग रख रहे हैं, ब्रिटिश सरकार अपनी मांग रख रही है, दोनों अभी कहीं पे भी किसी बात के लिए सहमति नहीं हुई है। तभी जापान जापान जो उसमें जर्मनी की तरफ से युद्ध कर रहा था, उसके साथ था, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में विपक्ष में था। ये क्या कर देता है, रंगून रंगून मलाया, इंडोनेशिया इंडोनेशिया और आपके क्या कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन सब पे आक्रमण कर देता है और इसको जीत लेता है पूरे क्षेत्रों को। कब? 1942 में विश्व युद्ध शुरू हो गया है। जापान अब धीरे धीरे काफी क्षेत्रों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा है। 1942 की शुरुआत में ही, फरवरी के आसपास ही ये क्या कर देता है, मलाया, इंडोनेशिया, जितने भी प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र द्वीप थे उनको जीत लेता है। जीतने के बाद वो मार्च 1942 में आक्रमण कर देता है रंगून पर। मार्च 1942 में आक्रमण करता है रंगून पर। रंगून म्यांमार वाला क्षेत्र। अब आप देखिए वर्तमान में कि म्यांमार का जो सीमा लगी हुई है भारतीय के राज्यों से लगी हुई है, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों से लगी हुई है। तो मार्च 1942 में रंगून पे आक्रमण करता है और रंगून को जीत लेता है। अब कहीं ना कहीं वो जापान भारत में प्रवेश करने वाला था। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की चिंता बढ़ती जा रही थी, इधर भारतीय तैयार नहीं थे। भारतीय कुछ हमारे नेता ऐसे थे, कुछ ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे आंदोलन के टाइम पे जो जाके जापान से मिल गए थे। वो चाहते थे ब्रिटेन को यहाँ से भगा दिया जाए, ब्रिटेन से कहे तुम यहाँ से निकलो, अब हम यहाँ पे शासन करेंगे। लेकिन ब्रिटेन वाले डर रहे थे। अब उनको लगा कि अगर जापान यहाँ पे आक्रमण कर देगा तो हमारी तो उपनिवेश जो है भारत निकल जाएगा हाथ से। अब भारतीय भी गेमिंग कर रहे थे। वो बोले या तो हमारे संविधान सभा का निर्माण करवाओ, संविधान सभा का गठन करवाओ, हमारी मांगे पूरी करो, और हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो जापान का क्या है, जापान भारत में आएगा और आपके हाथ से भारत तो जाएगा ही जाएगा, बाकी एशिया भी चला जाएगा। एशिया में भी जो आपका दबदबा है वो भी हाथ से निकल जाएगा। ये बात उनके मन में डर कर गई थी। इसीलिए मार्च 1942 में ही क्रिप्स प्रस्ताव भारत में प्रवेश करता है। बनाया गया था फरवरी में, भारत में पहुंचता है ये क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये जो क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942 में भारत में प्रवेश करता है, ये वही क्रिप्स प्रस्ताव था जब भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, तो भारतीयों का सहयोग लेने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया था कि आप जाइए और भारतीयों को समझाइए और कोशिश कीजिए कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। तो क्रिप्स भारत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जापान ने यह भी नारा लगा दिया था, घोषणा कर दी थी कि हम बहुत जल्द भारत में आ रहे हैं और भारत को आजाद करा देंगे। अब दूसरा आप जानते हैं कि अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा चला दिया गया था। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, गांधी जी ने इसको चलाया था। पहले गांधी जी भी इसके समर्थन नहीं थे कि क्या कहते हैं, ब्रिटेन की जो भी बात रख रही है उसके समर्थन नहीं थे कि भारतीय विश्व युद्ध में शामिल होंगी। लेकिन जब जापान धीरे धीरे भारत पर आक्रमण करने आता है तो गांधी जी को लगता है, गांधी जी कहते हैं कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़कर जाओ, ब्रिटेन क्या कहते हैं जापानियों के लिए नहीं। तो ये जो डर था गांधी जी को लगा था कि पहले हम ब्रिटेन के गुलाम हैं, उसके बाद जापान आके आक्रमण कर देगा, जापान जीत लेगा तो हम जापान के गुलाम, हम तो आज़ादी पहुंच ही नहीं पाएंगे, कभी आज़ादी मिलेगी ही नहीं। तो गांधी जी के अंदर डर था, इसीलिए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उसके बाद ब्रिटेन वाले कहा अब भारत छोड़ दो। इतना सारे परिस्थितियां एक साथ चल रही थी कि अब ब्रिटेन की सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा था। उनके मन में हमेशा एक डर था कि भारत तो हमारे हाथ से निकल रहा है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। फिर उसके बाद विश्व युद्ध समाप्त हुआ। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में प्रवेश करता है।